ओके, अब हमने ग्रुप फॉर्मेशन की स्टेजेस को अंडरस्टैंड कर लिया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है ग्रुप की प्रॉपर्टीज़। हर ग्रुप में जो मेंबर्स होते हैं तो उस ग्रुप की डिफरेंट खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो नॉर्मली 4 से 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5। देख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी ग्रुप की होती है वो रोल है, ठीक है ना। रोल क्या होता है? रोल मीन्स any duty or any task which has to be done by a particular person while staying in a group, ठीक है ना। एक पर्सन जब किसी ग्रुप का पार्ट है तो डेफिनेटली उसने उसका अंदर कोई ना कोई काम करना है, कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है ना कोई ड्यूटी उसको मिलनी है, कोई ना कोई उसको वर्क एलोकेट होना है और उस वर्क को कंप्लीट किया जाना है। वो तो जो टास्क है, जो वर्क है, वो जो ड्यूटी है, वो उसका रोल है। जैसे हम कहते हैं ना कि तमाम इंसान दुनिया में एक्टर्स हैं और हर एक अपना अपना वो पार्ट प्ले कर रहा है, तो इस तरह से हर ग्रुप के अंदर भी हम लोग एक्टर्स होते हैं जो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे होते हैं। और जब तमाम लोग अपना पार्ट अच्छे तरीके से प्ले करते हैं तो अल्टीमेटली यही ग्रुप की स्ट्रेंथ बनती है, यही ग्रुप को अच्छे तरीके से आगे मूव करती है। और अगर हम लोग अपना पार्ट अच्छे तरीके से प्ले नहीं करते तो फिर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से चले जाते हैं। एनी हाउ, हमने सबसे पहले रोल को डिफाइन कर लिया कि रोल होता क्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, एक ग्रुप में रहते हुए सिर्फ आपका एक रोल नहीं होता, आपके मल्टीपल रोल्स होते हैं, ठीक है ना। अगर तो एक रोल हो तो उसको मैनेज करना या उसकी तमाम की तमाम डिमांड्स को पूरा करना वो इतना मुश्किल नहीं रहता, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम तब पेश आती है जब आपका रोल एक ना हो, आपके रोल मल्टीपल हों और उन मल्टीपल रोल्स के साथ फिर जस्टिफाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मल्टीपल रोल किस तरह से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं राइटर स्पॉट के ग्रुप का पार्ट हूँ, अपनी कंपनी के ग्रुप का पार्ट हूँ, तो मुझे एट द सेम टाइम जो अपने थियोरेटिकल टीम है मुझे उसको गाइड करना है, ठीक है ना। सुबह उठते हैं उनको टास्क असाइन करने हैं, उनको एलेबोरेट करना है कि क्या क्या आपने करना है। एट द सेम टाइम मुझे दूसरे नंबर पे मेरा रोल है अपने एनालिस्ट के साथ कोलेबोरेशन करना कि फलां चीज़ का एनालिसिस होना है, फलां डाटा कलेक्शन होनी है, फलां इस तरह से डाटा एक्सट्रैक्शन की जानी है, आर्काइव सर्च होनी है, जो भी होना है उनके साथ डील करना है। एट द सेम टाइम तीसरा रोल मेरा ये भी है कि मुझे क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है, उनको उनके साथ जो डेडलाइंस वायलेट हुई हैं, जो डेडलाइंस आगे प्रोलॉन्ग हो रही हैं, उनको मैनेज करना है और जल्द से जल्द उनके काम को, डिलीवरी को पॉसिबल बनाना है। नंबर 4, फिर मेरे कुछ फैमिली रोल्स भी हैं, ठीक है ना। मुझे पेरेंट्स को टाइम देना है, मुझे अपने रिलेटिव्स को टाइम देना है, मुझे अपने फ्रेंड सर्कल को टाइम देना है, डिफरेंट सोशल रोल्स भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एक पर्सन के, जब हम चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं रह रहा, उसके डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है ना। अगर तो रोल एक हो तो उसको मैनेज करना, उसको साथ लेके चलना मुश्किल नहीं होता, लेकिन चूंकि मल्टीपल रोल्स होते हैं तो उस वक्त उन सब चीज़ों को साथ में मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है रोल के साथ, जो हमें किसी ग्रुप में रहते हुए हमें रोल फेस करना पड़ता है। ओके, द थर्ड थिंग इज रोल परसेप्शन। रोल परसेप्शन ये होती है कि मैं क्या समझता हूँ बीइंग अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, के मेरे रोल्स क्या क्या हैं। मैंने अभी बीइंग अ पार्ट ऑफ राइटर स्पॉट आपको अपने रोल्स बताए हैं कि मेरे ख्याल से मेरे रोल यही हैं जो मुझे नॉर्मली परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। और उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके वर्किंग स्टैंडर्ड्स ये हैं, वो कुछ ग्रुप भी सेट कर देता है और कुछ मैंने खुद सेट कर लिए, ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये काम इस तरीके से करना है, ये काम मुझे इस तरीके से करना है, ये काम मुझे इस तरीके से करना है और ये काम मुझे इस तरीके से करना है। कि मैंने 11 बजे उठ के सबसे पहले जो मोर हेक्टिक काम है वो मेरी राइटअप की टीम का है, ठीक है ना। तो मुझे सबसे पहले थ्योरेटिकल राइटर्स को काम असाइन करना है, उनको गाइड कर देना है ताकि वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि उनके पास एक डेडलाइन टफ वाली है। अच्छा, मेरा एनालिस्ट लेट जागते हैं, लेट ज्वाइन करता है, उसके बाद उसके पास चला जाऊंगा। क्लाइंट से तो पूरा दिन सामने कम्युनिकेट करते रहना है, सो दे कैन बी पुट ऑन होल्ड और उनको लेटर ऑन ईजिली मुकम्मल तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है, ना कि जल्दी में रश में आप उनको डील करें। तो दीज आर माई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो मैंने अपने रोल को परसीव करते हुए अपनी रोल परसेप्शन के बाद बनाए हैं। सो रोल परसेप्शन क्या होती है कि जिसने रोल परफॉर्म करना है वो अपने रोल के मुतालिक क्या सोचता है, वो अपने रोल के मुतालिक क्या कंसीडर कर रहा है। एक मार्केटिंग मैनेजर है, उसका क्या रोल है? अच्छा यार, उसने सेल टीम्स को एक्टिवेट करना है, उसने जो बिग क्लाइंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट करना है, उसने जो प्रमोशनल कैंपेन्स हैं उनको रिडिफाइन करना है। ये उसके ख्याल से उसके रोल है, अगर तो ये उसकी रोल परसेप्शन है। तो एक पर्सन जो ग्रुप का पार्ट है वो क्या समझता है अपने रोल्स के मुतालिक कि उसके क्या क्या टास्क हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो कैसे परफॉर्म होंगी, दैट इज कॉल्ड रोल परसेप्शन। अगर एक पर्सन की रोल परसेप्शन क्लियर हो ना तो उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स डेफिनेटली ऊपर जाते ही जाते हैं। लेकिन अगर एक पर्सन को रोल परसेप्शन ही क्लियर नहीं है ना तो वो फिर रोल परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप आपकी रोल परसेप्शन क्लियर होनी चाहिए कि जनाब मेरे ये टास्क हैं, ये ड्यूटीज हैं, लेट्स कंप्लीट देम इन दिस पर्टिकुलर वे, ठीक है ना। अगर तो ऐसा है तो फिर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपकी अपनी परसेप्शन ही क्लियर नहीं है अपने रोल के मुतालिक तो बी हेल्प विद द परफॉर्मेंस, फिर परफॉर्मेंस कहीं बाहर में फिर कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है, फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी। सो सबसे पहले अपनी रोल परसेप्शन क्लियर करनी पड़ती है। द
फोर्थ थिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज रोल एक्सपेक्टेशन। रोल परसेप्शन तो ये थी ना कि आपने क्या करना है और आप क्या फील करते हैं किस तरह से करेंगे। रोल एक्सपेक्टेशन है दूसरे मेंबर्स की आपसे, ठीक है ना, कि दूसरे मेंबर क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे और वो किस तरह से मुकम्मल होगा और उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। वो दूसरे मेंबर आपके कोलीग्स हो सकते हैं, दूसरे मेंबर आपका बॉस हो सकता है, वो दूसरा मेंबर आपका सुपरवाइजर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो वो जो दूसरा मेंबर आपसे एक्सपेक्ट करके बैठा है ना कि आप यही करेंगे, इस तरीके से करेंगे और इतना अच्छा करेंगे, वो रोल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। रोल एक्सपेक्टेशंस कब जनरेट होती हैं? जब एक हम टर्म यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं ना, तो कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता कि अच्छा जी आप इस ग्रुप का पार्ट हैं, आपने ये करना है, नीचे साइन करें, ठीक है ना, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी ज़मानत जब्त कर ली जाएगी, एनीथिंग लाइक दैट, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, हमें पता है कि हम एक इनफॉर्मल बॉन्ड के अंदर हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमारा बॉस हमारे लिए करेगा और कुछ चीज़ें एज एन एम्प्लॉय हम उसके लिए करेंगे, ठीक है ना। हमारा बॉस हमें अच्छे से ट्रेन करेगा, हमें एक अच्छी रेम्यूनरेशन देगा, हमें एक अच्छा फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट देगा, बदले में हम उसके साथ लॉयल्टी शो करेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे रखेंगे, उसके क्लाइंट्स को डिसीव नहीं करेंगे, ठीक है ना। दिस इज व्हाट अ साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट लुक लाइक। ये जो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, इसी से ऑटोमेटिकली रोल परसेप्शन और रोल जो एक्सपेक्टेशन है वो जनरेट हो जाती है। हमें ये लिखनी नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं जस्ट ड्यू टू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। और उसी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही हम ये चीज़ें कंप्लीट भी कर रहे होते हैं, अदरवाइज हम किसी का नौकर थोड़ी हम करेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें टास्क वगैरह कंप्लीट करते हैं। देन फाइनली जो इसमें चीज़ आती है हमारे पास वो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट के बाद, वो है रोल कन्फ्लिक्ट। बात का दो रोल एक्सपेक्टेशन आपस में कंट्रास्ट रखती हैं, ठीक है ना, वो आपस में डिफर कर जाती हैं, आपस में उनके कंट्रास्ट में चली जाती हैं। जब दो रोल एक्सपेक्टेशन इस तरह से कंट्रास्ट में चली जाएं, ठीक है ना, तब वो रोल कन्फ्लिक्ट जन्म ले लेता है। लेट्स सपोज कि आपके को वर्कर की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो पार्ट उसने मुकम्मल करना है, अपना जो उसका रोल था, उसके साथ सपोर्टिंग जो आपका टास्क अलाइन था पहले आप वो मुकम्मल करना है, ठीक है ना, ताकि जब आप अपना सपोर्टिंग टास्क अलाइन टास्क मुकम्मल कर देंगे, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली वो अपना टास्क इजीली मुकम्मल कर लेगा। लेकिन जो डायरेक्ट सुपरवाइजर था उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि नहीं, वो एक पर्टिकुलर पोर्शन है, वो उसको शायद पहले चाहिए, तो आप पहले वो पूरा करते हैं। अब दो डिफरेंट रोल एक्सपेक्टेशन आ रही है ना, एक आपके सुपरवाइजर की तरफ से आ गई और एक आपके को वर्कर की तरफ से आ गई, दोनों के दरमियान क्लैश है, आप फंस जाएंगे। इसे रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, ठीक है ना। चूंकि मल्टीपल रोल्स हैं, मल्टीपल लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जन्म लेते रहते हैं। एक अच्छे ग्रुप का मेंबर वो होता है जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स को अच्छे तरीके से रिजॉल्व करते हैं प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू। कि आप काम खराब होने के बाद किसी दूसरे को इंटीमेट मत करें, आप अपने ग्रुप मेंबर को इंटीमेट करें कि बॉस हैज रिक्वायर्ड दिस पर्टिकुलर थिंग, लेट मी कंप्लीट दैट फर्स्ट, देन आई विल कम अप विद यू एंड वी विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। या हम अपने बॉस को कह देंगे सर ओवरऑल टास्क का कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है कि वो पार्ट मैं पहले कर लूँ, क्योंकि उसके साथ दूसरे लोगों के पार्ट्स अटैच्ड हैं, तो मैं ये वाला टास्क फौरन बाद मुकम्मल करता हूँ। वट एवर यू हैव द प्लान इन योर माइंड। रोल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि डिफरेंट रोल एक्सपेक्टेशंस आप इसमें क्लैश ना कर जाएं। रोल एक्सपेक्टेशंस और तरह से भी क्लैश करती हैं एक पर्सन की, ये तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे ना। फॉर एग्जांपल एक पर्सन कहता है जनाब आपने डाटा एनालिसिस करना, ठीक है ना। डाटा एनालिसिस किस तरह से करना है कि आपने 400 लोगों का डाटा कलेक्ट करना, ठीक है ना, लेकिन 400 लोगों का डाटा आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करना। 400 लोगों का डाटा आपने 3 ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट करना है और उसके बाद उसको फलां सॉफ्टवेयर के ऊपर एनालाइज करना है। अब मसला ये है कि 3 ऑर्गेनाइजेशन में उतने लोग ही नहीं है जितने लोगों का 400 लोग वो उनका सम हो सके, या अगर 400 लोग हैं मैं वो सब डाटा देने के लिए विलिंग ही नहीं है, ठीक है ना। सो नाउ 2 एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी मुझसे, लेकिन दोनों के दरमियान खुद से क्लैश आ गया, दोनों के दरमियान उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है। इसे कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। कि जब 2 एक्सपेक्टेशन आपस में क्लैश कर जाएं तो रोल कन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं, और जब रोल कन्फ्लिक्ट जन्म लेते हैं तो ग्रुप की वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी एक ग्रुप की, जो किसको हम कहते हैं रोल, ठीक है ना। रोल होता क्या हमने वो डिफाइन कर लिया। फिर रोल प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि मल्टीपल रोल्स होते हैं। फिर नंबर 3 रोल परसेप्शन क्या होती है, रोल एक्सपेक्टेशन क्या होती है। फिर रोल परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन किस तरह से साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इमर्ज होती हैं, एंड देन अल्टीमेटली रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और उसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। हमने ये चीज़ें रोल के अंदर सीखी हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे कहते हैं ज़िम्बार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट क्यों उसको शेयर क्यों कर रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ।
उसमें उन्होंने अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी, उसके बेसमेंट के अंदर ना मेरे ख्याल से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट के अंदर उन्होंने एक प्रिजन की फैसिलिटी टाइप ना एक अरेंजमेंट किया ना, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना था। उन्होंने एक आर्टिफिशियल प्रिजन बनाया। ऑलमोस्ट उन्होंने मेरे ख्याल से 20 से 25 लोग लिए। 20 से 25 वो लोग लिए जो इमोशनली स्टेबल थे, ठीक है ना, जो जिनका इमोशनल तमाम टेस्ट के अंदर बड़ा अच्छा, पर्सनैलिटी के टेस्ट के अंदर और इमोशंस के टेस्ट के अंदर बड़ा अच्छा तगड़ा स्कोर था। मीन्स के जो डेविएंट नहीं थे, मीन्स जो अग्रेसिव नहीं थे, बड़े ही अच्छे नब्बे तुले बंदे थे, ठीक है ना, स्टूडेंट्स ही थे, लेकिन वो जिन्होंने पर्सनैलिटी और इमोशनल टेस्ट के अंदर बड़े अच्छे नंबर गेन किए थे, जो स्टेबल लोग थे, उनको उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनाया। आधे लोगों को, या कह लीजिए आधे ना कहिए, कह लीजिए कि 1/3 लोगों को उन्होंने गार्ड्स बना दिया, जबकि बाकी जो 2/3 लोग थे उनको उन्होंने प्रिजनर बना दिया। उनका रोल उन्होंने प्रिजनर का आइडेंटिफाई कर दिया और गार्ड्स का रोल उनको गार्ड का आइडेंटिफाई कर दिया, और उन्हें कहा कि आपने बीइंग अ गार्ड ये करना है और आपने बीइंग अ प्रिजनर आपकी ये ड्यूटीज हैं। गार्ड्स ने अपना रोल अच्छा प्ले करने के लिए उन्होंने रोब भी जमाया, उनसे सारे काम भी करवाए, ज़बरदस्ती भी की उनसे, ठीक है ना, और क्या नाम है, प्रिजनर्स खुद को वाकई अंडरमाइन फील करने लगे, सबमर्सिव फील करने लगे। मीन्स कि वो थे नहीं प्रिजनर और वो गार्ड्स एक्चुअली नहीं थे, लेकिन बास का जब हमें रोल असाइन किए जाते हैं वो उस रोल के अंदर इतना इंसर्ट हो जाते हैं और या इतना उसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमारी एक्चुअल पर्सनैलिटी उस साइड पर शिफ्ट हो जाती है। वो एक्सपेरिमेंट उनको छठे दिन रोकना पड़ गया, क्योंकि छठे दिन उन्होंने देखा कि वो लोग जो पर्सनैलिटी और इमोशन के लिहाज से स्टेबल थे, वो लोग मुकम्मल तौर पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना, वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को उस रोल के अंदर ही ले आए हैं, और वाकई वो कुछ लोग अपने आप को प्रिजनर और कुछ लोग अपने आप को गार्ड फील करना शुरू कर दिए। सो रोल को एज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि इंपॉर्टेंट बहुत है। अगर हमें कुछ आर्टिफिशियल रोल्स भी असाइन किए जाते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के रोल प्ले के अंदर है, ठीक है ना, उसके अंदर जब हमें कोई रोल असाइन कर दिए जाते हैं तो हमें उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एक पर्सन 3rd सेमेस्टर के अंदर किसी ग्रुप का लीडर बनाया गया था। वो 8th सेमेस्टर तक बार बार उस चीज़ की एग्जाम्पल्स देता रहेगा, क्योंकि वो बात का तो उस रोल से निकल ही नहीं पाता। वो कहता है अच्छा यार, वो याद है जब मैं टीम का कैप्टन बना था, वो मैच वो इस तरह से, ठीक है ना, या वो याद है इस प्रेजेंटेशन को मैंने लीड किया था। वो उस चीज़ से निकल ही नहीं पाते। बास का कुछ रोल इस तरह के होते हैं जो हमें जब असाइन किए जाते हैं वो हमारे साथ पूरी लाइफ तक चलने लग जाते हैं। हमारी पर्सनैलिटी के साथ एक क्लैश आ जाता है उन रोल्स का, ठीक है ना। तो रोल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बड़े अच्छे तरीके से ग्रुप के अंदर प्ले करना चाहिए। दैट्स व्हाई वी हैव ट्रीटेड इट एज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप। तो ये रोल प्रॉपर्टी थी। जो सेकंड प्रॉपर्टी है एक ग्रुप की, उसका नाम है नॉर्म्स, ठीक है ना। नॉर्म्स क्या होती हैं? नॉर्म्स आर द स्टैंडर्ड्स, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है ना, जो किसी ग्रुप के अंदर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है ना, जो पसंद किए जाते हैं, जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं ग्रुप के अंदर किसी भी चीज़ को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, सोशल रिलेशंस को लेके, ठीक है, इंटरेक्शन को लेके, और किसी भी किस्म के रिवॉर्ड्स को लेके, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के मुतालिक जो रिक्वायर्ड एक्सेप्टेबल गुड स्टैंडर्ड्स हैं ग्रुप ने जो सेट किए हैं, ठीक है ना, उन्हें उस ग्रुप की नॉर्म्स कहते हैं। नॉर्म्स बेसिकली कंफर्म की जाती हैं तमाम के तमाम मेंबर्स की तरफ से, ठीक है ना। अच्छा, पहले नॉर्म्स को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। एक ग्रुप नॉर्म्स के बगैर नहीं चल सकता। नॉर्म्स कह लीजिए कि हमारे एसओपीज हैं, ठीक है ना। एसओपीज में लिखा होता है कि जनाब इस तरीके से ये काम होना है, इस तरीके से ये काम होना है, इस तरीके से ये काम होना है। वो तमाम की तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो नॉर्म्स के अंदर दी जाती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कोई भी गाइडलाइन नॉर्म के अंदर से मिसिंग हो, क्योंकि अगर नॉर्म्स को फॉलो ना किया जाए तो ग्रुप की फंक्शनिंग तो होगी नहीं। हर पर्सन अपने अपने अंदाज से काम करता रहेगा, अल्टीमेटली ग्रुप की जो केमिस्ट्री है वो कहीं पे मैच नहीं करेगी और परफॉर्मेंस अच्छी खासी सफ़र करेगी। इसलिए नॉर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ठीक है ना। किसकी चीज़ के लिए अच्छा स्टैंडर्ड क्या है और बुरा स्टैंडर्ड क्या है, दोनों को हम क्लासीफाई कर देते हैं, तब उनके साथ चलना आसान रहता है। तो इसे कहते हैं ग्रुप की नॉर्म्स। ग्रुप की नॉर्म्स के साथ नॉर्मली जो ग्रुप हैं, मेंबर्स हैं, वो कंफॉर्म करते हैं, इसे कहते हैं कंफॉर्मिटी, ठीक है ना। कंफॉर्मिटी जो सी होती है वो ये होती है कि जो ग्रुप ने नॉर्म्स सेट कर दिए हैं उनके साथ चलना, उनको मुकम्मल तौर पे मनोन तस्लीम करना। और अगर हम मनोन तस्लीम नहीं करते तो फिर हम ग्रुप का पार्ट ही नहीं रहते हैं, ग्रुप में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो कंफॉर्मिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एदर यू आर इन एन इनफॉर्मल ग्रुप और एदर यू आर इन अ फॉर्मल ग्रुप। क्योंकि ये जो एसओपीस हैं, ये जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स हैं, ये जो नॉर्म्स हैं, ये हर तरह के ग्रुप के अंदर मौजूद होती हैं, उसके बगैर तो नहीं चला जा सकता। लिहाजा ग्रुप के मेंबर्स को कंफॉर्म करना पड़ता है उन नॉर्म्स के साथ। कंफॉर्मिटी के अंदर एक इशू है।
कंफॉर्मिटी के अंदर इशू मतलब कुछ इस तरह का है कि बाज़ का कंफॉर्मिटी के चक्कर के अंदर ग्रुप के अंदर अगर कोई गलत काम भी होता है या ग्रुप के अंदर कोई नेगेटिव टास्क भी प्ले होता है या ग्रुप के अगर गलती पे भी होता है, हम कंफॉर्मिटी के चक्कर पे उस गलती को कंटिन्यू करते रहते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ की एग्जांपल दे देते हैं। हम एमफिल का थीसिस का डिफेंस थीसिस की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमारे सुपरवाइज़र बड़े अच्छे थे, बड़े कॉम्पिटेंट थे, बड़े फ्लेक्सिबल थे। ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड विद अस और हमारा काम बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। एनी हाउ उसके एक प्रोसेस के अंदर मैं और मेरी कुछ ग्रुप मेट्स थी, हम लोग जब सर के ऑफिस में गए और सर ने एक बेसिक क्वेश्चन रेज किया और बेसिक क्वेश्चन इस तरह का रेज किया जो कि एनालिसिस के किसी पोर्शन के मुतालिक था और मेरी जो फेलो थी उन्होंने उसका गलत आंसर कर दिया। अब गलत आंसर किया, अब दो ऑप्शंस थी, ठीक है ना, या तो उस गलत ऑप्शन की बजाय गलत क्वेश्चन को ठीक करने के चक्कर में मैं ठीक आंसर करता जब वही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता, ठीक है ना, या जो मेरे बाकी साथ हमारे ग्रुप में से जब उनसे पूछा जाता वो यहाँ उसी लड़की के क्वेश्चन के आंसर को बैक करते, ठीक है ना, ये जानते हुए भी कि वो आंसर गलत है। इसे कहते हैं कि हायर लेवल ऑफ कंफॉर्मिटी, ठीक है ना। आपके ग्रुप के अंदर एसओपीज था कि हमने एक दूसरे को बैक करना, ठीक है ना। आपके ग्रुप के अंदर नॉर्म्स थी कि हमने एक दूसरे के आर्गुमेंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट नहीं देना, ठीक है ना। हमारे ग्रुप के अंदर एक नॉर्म थी कि जनाब आपने इंडिविजुअल स्टैंड पॉइंट नहीं लेना, जो ग्रुप का स्टैंड पॉइंट है आपने उसके साथ स्टे करना है, ठीक है ना। ये ग्रुप की नॉर्म्स थी। आप जानते हैं कि वो आंसर गलत था, लेकिन जब टीचर ने आपसे वो क्वेश्चन पूछा आपने भी वही गलत आंसर रिपीट कर दिया। तीसरे बंदे से पूछा, उसको भी पता था वो आंसर गलत था, लेकिन जस्ट टू फॉलो द ग्रुप कंफॉर्मिटी उसने भी वो आंसर गलत कर दिया, ठीक है ना, ताकि ग्रुप की जो इंटरनल जो पीस है ना वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो कहीं पे परफॉर्मेंस जो हमारे अपने एसओपीज है वो वायलेट ना हो जाए, टीचर से डांट पड़ जाए, लेकिन वी हैवंट लेफ्ट एट पर्टिकुलर पोजीशन जो कि वहाँ की है। ये कंफॉर्मिटी के साथ बहुत बड़ा इशू है कि बाज़ का हमें पता है कि एक चीज़ गलत है, बाज़ का पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ग्रुप की कंफॉर्मिटी को मेंशन करते हुए कि हमने ग्रुप के साथ कंफॉर्म करना है, हम उसी गलत लाइन के ऊपर चल पड़ते हैं। दिस हैज़ टू बी रेक्टिफाइड एट द सम पॉइंट, ठीक है ना। तो जब भी आप ग्रुप की नॉर्म्स के साथ कंफॉर्म करने जाते हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि कंफॉर्मिटी मैटर्स बट इट डजंट मैटर ऑन द कॉस्ट ऑफ मिस्टेक, ठीक है ना। मिस्टेक में ऊपर नहीं वो मैटर करती, मिस्टेक को फौरन जितनी जल्दी रेक्टिफाई कर लें उतना बेहतर है। अब अगर उस वक्त वो डिसीजन तीन लोगों का गलत आंसर देना, आज मैं सोचूं तो आई माइट फील दैट माइट बी करेक्ट, क्योंकि उससे ये तासुर गया कि शायद हमने जिस जगह से वो चीज़ की लर्निंग ली थी वो सोर्स शायद ठीक नहीं था। लेकिन अगर हम उसको फॉलो ना करते तो इल्ज़ाम उस हमारे पहले पार्टिसिपेंट में चला जाता कि जहाँ से उसने केयरलेसली सारा चीज़ किया और उसका एक इमेज गलत बन जाता। सो कंफॉर्मिटी गुड, आपको वैल्यूज़ के साथ नॉर्म्स के साथ कंफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन उस हद तक कंफॉर्मिटी नहीं करनी कि आप ग्रुप की मिस्टेक्स को आगे लेके चलते रहें। अगर आप ग्रुप की के साथ कंफॉर्मिटी नहीं करते तो फिर उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वर्क प्लेस डेविएंट बिहेवियर। तो फिर आप डेविएंट होते हैं। डेविएंट किसको कहा जाता है? जो नॉर्म्स को फॉलो ना करे। डेविएंट बिहेवियर्स बेशुमार होते हैं, अग्रेशन होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, विड्रॉल होता है, इंटेंशन टू लीव होता है, ठीक है ना, आप छुट्टियां करने लग जाते हैं, आप क्या नाम है प्रोडक्शन में डिलेज करने लग जाते हैं, आप क्या नाम है बिहेवियर में लोगों को तंग करने लग जाते हैं, इंसिविलिटी करने लग जाते हैं, साइबर बुलिंग होती है, बेशुमार वो तमाम बिहेवियर जिसकी वजह से आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के लिए भी हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं कि वो अपनी नॉर्म्स को फॉलो कर सकें। उस तरह के बिहेवियर्स को डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर कहा जाता है। ऐसे बिहेवियर, ऐसे एक्शंस जो ना सिर्फ हमें नॉर्म से वायलेट कर दें, यानी कि हम नॉर्म से वायलेट जाना शुरू कर दें, बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किल क्रिएट कर दें कि वो नॉर्म्स को फॉलो कर सकें, ऐसे बिहेवियर्स को डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर कहा जाता है। तो जब हम कंफॉर्मिटी नहीं करते तो फिर बेसिकली हम डेविएंट हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो डेविएंट वर्क प्लेस बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत हार्मलेस हैं, ठीक हार्मफुल हैं, उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए और एक पर्सन को ग्रुप की नॉर्म्स के साथ कंफॉर्म ही करते रहना चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है किसी भी ग्रुप की, इसे नॉर्म्स कहते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ग्रुप की, उसे ग्रुप साइज कहा जाता है। ग्रुप साइज के मतलब क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ग्रुप जो स्मॉल साइज के होते हैं वो बाज़ का अच्छे परफॉर्म करते हैं,
बहुत से लोग जब पहले इंस्टेंस में सोचते हैं कहते हैं यार ये बात गलत है, जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे काम उतनी आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और काम जल्दी से जल्दी मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्या बात हुई कि लार्ज ग्रुप अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते? तो मैं अक्सर जब क्लास में ये एक्टिविटी करते हैं तो मैं छोटी सी एक्टिविटी करवाता हूँ। मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 10 लड़कों को बुलाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि जनाब आपने एक चेयर को लिफ्ट करना है। अब एक चेयर छोटी सी एक ऑब्जेक्ट है, उसको 4 लोग या 2 लोग प्रॉपरली अच्छे तरीके से लिफ्ट करते हैं। जब 10 लोगों को उसको लिफ्ट करना पड़ता है ना, तो वो चेयर बेहंगम हो जाती है, वो चेयर स्टेबल ही नहीं रह पाती। हर पर्सन अपनी फोर्स एग्जर्ट करता है और उस फोर्स एग्जर्ट करने के नतीजे में हम इक्विलिब्रियम से कहीं पीछे चले जाते हैं, ठीक है ना। सो वो एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल होती है कि जनाब आप तमाम के तमाम जितना ग्रुप का साइज बढ़ता जाए उसका मतलब ये नहीं परफॉर्मेंस इंक्रीज होती जाती है। बास का लार्जर साइज ऑफ ग्रुप प्रॉब्लमेटिक भी होता है। बास का एक टास्क छोटा ग्रुप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेता है, बड़ा ग्रुप अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाता। इस सिलसिले में एक टर्म यूज होती है, उसे कहते हैं सोशल लॉफिंग। LOAFING, लॉफिंग का स्पेलिंग है, लेकिन सोशल लॉफिंग एक टर्म यूज होती है। सोशल लॉफिंग ये कहती है कि होना तो ये चाहिए कि अगर एक ग्रुप का मेंबर पहले लेट्स सपोज के 50 पॉइंट्स एफर्ट कर रहा था, ठीक है ना, तो जब 3 मेंबर ऐड हो गए ग्रुप के अंदर तो टोटल एफर्ट का साइज 150 हो जाना चाहिए। 53 लोग 50 पॉइंट्स एग्जर्ट करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के अंदर, तो जब 3 लोगों का ग्रुप बन गया तो अल्टीमेटली वो 150 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन होता नहीं है। जब 3 लोगों का ग्रुप बन गया तो 150 के बजाय वो 121 131 पे ड्रॉप कर जाता है। इस बिहेवियर को सोशल लॉफिंग कहते हैं कि जब हम किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो हम उतनी एफर्ट्स एग्जर्ट नहीं करते जितनी हम एज एन इंडिविजुअल एग्जर्ट कर रहे थे, ठीक है ना। उसकी बहुत सी रीजन हो सकती हैं। नंबर 1 पहली रीजन होती है कि हम सोचते हैं कि शायद दूसरा बंदा ज्यादा एफर्ट एग्जर्ट कर लेगा, ठीक है ना, हम इसलिए एफर्ट उतनी एग्जर्ट नहीं करते। या दूसरा पॉइंट हम ये सोचते हैं, दूसरी रीजन ये होती है अरे यार वो भी तो कम एफर्ट कर रहा है तो फिर मैं क्यों ज्यादा जान लगाऊं, मैं भी कम एफर्ट करने लग जाता हूँ। सेकेंड रीजन ये होती है। थर्ड रीजन ये होती है कि हमें ग्रुप के आने के बाद पता ही नहीं होता कि ओवरऑल ग्रुप से एक्सपेक्टेशन क्या है। ग्रुप से क्या 150 की एक्सपेक्टेशन है या सिर्फ 50 से थोड़ा सा एनहेंस करने की एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है ना। हम ग्रुप एक्सपेक्टेशन से अवेयर ही नहीं होते तो लिहाजा हम पूरी पूरी जान नहीं लगाते, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, उन्होंने वो एक ये रस्सा लिया, टग ली और क्या नाम है उसके ऊपर फोर्स चेक की लोगों की, ठीक है ना। उन्होंने देखा जब एक बंदा था तो 50 लगा रहा था, 2 बंदे हुए तो 100 की बजाय वो 81 पे आ गए, 4 बंदे हुए तो वो क्या नाम है 200 की बजाय 150 पे रह गए। वो ग्रेजुअली कम नहीं होती गई ज्यादा मेंबर्स होने से, ठीक है ना। और उससे वो एक परफेक्ट एग्जांपल थी सोशल लॉफिंग की, जिसके मैंने 3 रीजन आपको बताई हैं कि इस वजह से होता है। तो जब भी आप ग्रुप फॉर्मुलेट करते हैं, जब भी आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं तो कोशिश करें ग्रुप का साइज मॉडरेट हो, मॉडरेट इन टर्मिनोलॉजीज में हो कि वो टास्क अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए लेकिन अवरली सैचुरेटेड ना हो। जब अवरली सैचुरेटेड होता है तो फिर ग्रुप को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सब कुछ कंप्रोमाइज हो जाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 सोशल लोफिंग बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। तमाम मेंबर्स चाहे ग्रुप के अंदर आ भी गए फिर भी अपनी इंडिविजुअल लेवल पे पूरी पूरी जान लगाएं ताकि ग्रुप की परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाया जा सके। तो ये ग्रुप की तीसरी प्रॉपर्टी थी, जिसे कहते हैं ग्रुप साइज। ग्रुप की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज नाउन एज ग्रुप स्टेटस। ग्रुप स्टेटस मीन्स कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप्स, जबकि एक ग्रुप के मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस अलॉट करते हैं, कुछ ना कोई टैग अलॉट करते हैं, कोई ना कोई स्टेटस अलॉट करते हैं, कोई ना कोई उनको इंपॉर्टेंस अलॉट करते हैं, उस चीज़ को स्टेटस कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी को लीडर बना देते हैं या किसी की बात ज़्यादा सुनते हैं या किसी को पावर ज़्यादा दे देते हैं, ठीक है ना। ये उस पर्सन का उस ग्रुप के अंदर स्टेटस है, ठीक है ना। या किसी को हम कितनी इंपॉर्टेंस देख रहे हैं एक ग्रुप के अंदर या उसको कितना ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेटस, ठीक है ना। स्टेटस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। सबसे पहली जो इसमें चीज़ है वो पावर विल्ड्स ऑन अदर, ठीक है ना। उस पर्सन का स्टेटस ज़्यादा होता है या उस पर्सन का क्या नाम है उस स्टेटस हायर होता है, ज़्यादा के बजाय हायर का वर्ड ज़्यादा मुनासिब है, कि जिसकी पावर दूसरे मेंबर्स पे ज़्यादा है, जिसका इन्फ्लुएंस दूसरे मेंबर्स पे ज़्यादा है, ठीक है ना। उसकी बहुत सी रीज़न हो सकती है। लेट्स सपोज कि एक ग्रुप है अगर, और उसमें एक इनफॉर्मल ग्रुप की एग्जांपल देने लगा, अगर उसमें 5 लोगों का ग्रुप है, 4 लोगों के पास बाइक है और 1 लोगों के पास कार है और वो अपने तमाम प्लान्स के लिए उस कार पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कार वाले की पावर ज़्यादा हो जाती है। वो जितना भी निकम्मा हो, वो जिस तरह का मर्जी हो, ठीक है ना, कि चूंकि उसके पास प्राइमरी रिसोर्स है जो उस टास्क उस फन वेंचर को मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है, उसकी पावर दूसरों के ऊपर एग्जर्ट हो जाती है। तो पहला स्टेटस, हायर स्टेटस उसको मिलता है जिसकी इन्फ्लुएंस दूसरों पर ज़्यादा होता है, जिसकी पावर दूसरों पर ज़्यादा होती है, पहला स्टेटस हायर उसको मिलता है। स्टेटस इस चीज़ पर डिपेंड करता है। दूसरा जो स्टेटस को डिपेंड करता है वो इस चीज़ पे करता है कि एक्सपर्टीज,
ठीक है ना। बात का हमारे पास किसी काम को करने की हायर एक्सपर्टीज होती है, उनकी वजह से हमें हायर स्टेटस दिया जाता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि अगर एक वेबसाइट फॉर्मेशन या वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ कंटेंट राइटर्स मौजूद हैं और कुछ क्या नाम है प्रूफ रीडर्स मौजूद हैं, लेकिन वो काम कोडिंग के बगैर तो हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो कोडिंग है, तो जिस बंदे को कोडिंग आती है उसकी सबसे ज़्यादा स्टेटस उसका हाई होगा उस ग्रुप के अंदर, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सो ये एक्सपर्टीज़ की वजह से जो स्टेटस हमें मिलता है ये वो है, ठीक है ना। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो होता है कि आप हमने देख लिया है पावर की वजह से, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पे हमने अपने एक्सपर्टीज़ की वजह से देख लिया, ठीक है ना। और थर्ड नंबर पे होता है हमारी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। कुछ लोगों की पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होती हैं, ठीक है ना, जो अल्टीमेटली उनको ज़्यादा हायर स्टेटस देने में कामयाब होती है। कुछ की पर्सनैलिटी क्रिस्मेटिक होती है, कुछ बाय बर्थ लीडर होते हैं, ठीक है ना, कुछ ह्यूमरस होते हैं या कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी रखते हैं जो कि ग्रुप को बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करती है, ग्रुप को इकट्ठा रखती है। उन लोगों का डेफिनेटली स्टेटस हायर होता है ग्रुप के अंदर। एक और जो इशू आता है फिर सारे स्टेटस के मामले में, वो स्टेटस इनइक्विटी का आता है। बात मेंबर्स के दरमियान क्लैशेस इसलिए आते हैं, वो कहते हैं कि जनाब सब लोग हम इक्वल क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, सब लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि इक्वल ट्रीट करने के लिए जरूरी है कि इक्वल लेवल की कंट्रीब्यूशन हो। जितना एक बंदा टेबल के ऊपर लेके आ रहा है बाकी तमाम मेंबर्स भी टेबल के ऊपर वही चीज़ें लेके आए, ऐसा होना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना, इन रियल वर्ल्ड। क्योंकि हर एक की कंट्रीब्यूशन का लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट ना भी हो तो उसको अज्यूम डिफरेंट डिफरेंट किया जाता है। मैंने अगर काम किया है ना, मैंने अच्छा काम कर लिया, तो मैं कहूँगा बाकी मेरे जैसा काम तो किसी ने किया ही नहीं है, तो मैं कहूँगा मेरा स्टेटस ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो स्टेटस इनइक्विटी का इशू हमेशा ग्रुप्स के अंदर रहता है। क्यों रहता है? सबसे पहले तो वाकई कोई इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होती। कुछ ग्रुप्स कुछ मेंबर्स बड़ा ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ मेंबर्स फ्री राइडर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर बात का इक्वली पार्टिसिपेट कर भी लें तो फिर भी वो एक दूसरे की जो परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते हैं ना, अपनी परफॉर्मेंस से कम ही करते हैं। तो दैट्स वाई स्टेटस इनइक्विटी हमेशा एक ग्रुप का हिस्सा रहती है। और इश्यूज क्या है? स्टेटस और नॉर्म्स के दरमियान कोलिजन आ जाता है। जिस मेंबर का स्टेटस ज़्यादा होता है ना, ठीक है ना, वो मेंबर्स नॉर्म्स को ज़्यादा वायलेट करता है। उसके लिए फिर नॉर्म्स की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। वो कहता है कि ठीक है मैं हायर स्टेटस का इसमें पर्सन हूँ, मेरे बगैर तो गुजारा नहीं है, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली वो नॉर्म्स को वायलेट कर देता है और फिर बाकी ग्रुप भी उसको कुछ नहीं कहता, ठीक है ना। उसके पास एक राइट चला जाता है कि वो नॉर्म्स को वायलेट कर ले, ठीक है ना। तो इस तरह के इश्यूज भी जनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारा जो सा फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी ग्रुप की, वो स्टेटस था, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कोहेसिवनेस, ठीक है ना। कोहेसिवनेस मीन्स द अट्रैक्शन विच मेंबर्स हैव अमंग ईच अदर, ठीक है ना। एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपस में कितने अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। और उस अट्रैक्टिवनेस की वजह से परफॉर्मेंस के ऊपर क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ को कोहेसिवनेस कहते हैं। कोहेसिवनेस पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। कहा जाता है कि नेवर फॉल इन लव एट अ वर्क प्लेस। अगर एक ग्रुप 5 लोगों के दरमियान मौजूद है लेकिन 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो अल्टीमेटली पूरा ग्रुप की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाती है। कोहेसिवनेस वो रिक्वायर्ड होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो तमाम मेंबर्स की म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, ना कि किसी 2-3 स्पेसिफिक मेंबर्स के आपस में अट्रैक्शन हो जाए, उससे नेगेटिव इंपैक्ट आता है ग्रुप के अंदर। जबकि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तमाम मेंबर्स की इक्वल लेवल की अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना। अगर वो अट्रैक्शन रहती है तो उसकी वजह से कोहेसिवनेस पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रोल प्ले कर देती है। अगर वो अट्रैक्शन नहीं रहती तो कोहेसिवनेस नेगेटिव रोल प्ले करती रहती है। तो कोहेसिवनेस मींस अट्रैक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स टुवर्ड ईच अदर, ठीक है ना। हम कितने अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, कितने एक दूसरे से कोलैबोरेटेड हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेसिवनेस, ठीक है ना। कोहेसिवनेस होनी चाहिए लेकिन अमंग ऑल मेंबर्स, नॉट सम स्पेसिफिक मेंबर्स, ठीक है ना। और कोहेसिवनेस को किस तरीके से इंक्रीज किया जा सकता है? डिफरेंट उसके टैक्टिक्स होते हैं। नंबर 1, अपने गोल्स को ठीक तरीके से डिफाइन करके। नंबर 2, अब रिवॉर्ड्स हम ग्रुप कर दें, हम इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स ना लें। हम कहेंगे ना पूरे ग्रुप को इकट्ठा रिवॉर्ड मिलेगा, इंडिविजुअल रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नंबर 3, ज़्यादा टाइम स्पेंड करके, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। तो डिफरेंट उसके फैक्टर्स होते हैं जिससे हम कोहेसिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं। जो लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रॉपर्टी ग्रुप की, उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी के मतलब हम एक पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके अंदर डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिटी के मतलब भी बता देता हूँ कि डिफरेंट तरह के मेंबर्स को ग्रुप का पार्ट बनाया जाता है। जब डिफरेंट तरह के मेंबर्स ग्रुप का पार्ट होते हैं तो एक दूसरे को इंप्रेस करने के चक्कर में, एक दूसरे के साथ एक कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन के चक्कर में हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्रुप ज़्यादा अच्छी देर सर्वाइव करते हैं। अगर डाइवर्सिटी ना हो, अगर हम बिल्कुल सिमिलैरिटी के अंदर रह जाएं तो एक दूसरे की नकल के अंदर ही हम कम अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। सो दिस वाज द डाइवर्सिटी। तो यह हमारा आज का लेक्चर था ग्रुप फॉर्मेशन के ऊपर और ग्रुप के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी उसके ऊपर। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। थैंक यू सो मच।